नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं सभी लोग? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए अपनी क्लास में पंचायती राज यानी भारतीय पंचायती राज प्रणाली पर 50 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो हर आने वाले एग्ज़ाम में पंचायती यानी राज्य व्यवस्था से जो है प्रणाली से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी भी जानकारी आपको होना साथियों बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है? इसी सोचते हुए साथियों आज हमने आपके लिए बहुत ही 50 एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है साथियों? भूलिएगा मत और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 73वां संशोधन, ठीक है? यानी संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो आपका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। साथियों व्याख्या है यानी 1952 में यानी 1992 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ, ठीक है? 1993 में लागू हुआ, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? 1993 में लागू हुआ, जिसने पंचायती राज को संविधान में, ठीक है साथियों, संविधान में भाग 9 के रूप में है ना जोड़ा और अनुच्छेद 243 से 243 क्लोज ओ तक प्रावधान किए। इसके तहत ग्राम सभा जो है 3 सदस्य यानी स्तरीय संरचना, ठीक है, चुनाव, आरक्षण आदि की व्यवस्था की गई। साथियों अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, ठीक है? ग्राम पंचायत जो है ये काम करती है। इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ग्राम स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई है, ठीक है, और ग्राम पंचायत होती है। इसका गठन ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका गठन जो है ग्राम सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, ठीक है। ये गांव के विकास, सफाई, जल व्यवस्था आदि कार्यों को संचालित करती है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरीय होते हैं? ठीक है, आपके सामने करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी यानी 3 स्तरीय होते हैं। व्याख्या है, भारत में पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय का होता है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी राज्य प्रणाली त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तरीय का होता है, जरूर याद रखिए, ठीक है। पहला है ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक यानी ब्लॉक स्तर, ठीक है, और तीसरा है जिला स्तर, ठीक है, यानी जिला परिषद, पंचायती समिति, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 प्रणाली जो साथियों होते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ग्राम सभा किसे कहा जाता है? ठीक है, ग्राम सभा जो है किसे कहा जाता है? साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी समस्त ग्रामीण जनता, ठीक है, यानी समस्त ग्रामीण जनता को ग्राम सभा कहा जाता है, याद रखिएगा। व्याख्या है इसका साथियों कि ग्राम सभा यानी ग्राम सभा में उस गांव के सभी वयस्क यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर मतदाता शामिल होते हैं। यह ग्राम पंचायत की सर्वोच्च संस्था होती है जो पंचायती कार्यों पर निगरानी रखती है, ठीक है। अगला साथियों सवाल है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का पहला प्रयोग किस राज्य में किया गया था? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी यानी राजस्थान राज्य में जो है सबसे पहला किया गया था। इसका व्याख्या है दोस्तों, 2 अक्टूबर, तारीख भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, कौन से जिले में? नागौर जिले में भारत की पहली पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश इसे अपनाया, ठीक है। सबसे पहले कौन अपनाया था? राजस्थान, ठीक है, 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन अपना था साथियों?
आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले पे राजस्थान है, दूसरे में आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 33% जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों में। ठीक है, इसका व्याख्या है दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% जो है आरक्षण निर्वाचन यानी आरक्षण जो है अनिवार्य किया गया। ठीक है, यानी हर हाल में जो है 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा पंचायती इलेक्शन में। ठीक है, कुछ राज्यों ने इसे 50% तक बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ राज्यों में 50% है और कुछ राज्यों में 33% जो है आरक्षण सीट जो है महिलाओं के लिए है, ये अनिवार्य किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन में। साथियों, संविधान के भाग 4 यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, तो राज्य के यानी नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायत चुनाव की देख रेख कौन करता है? ठीक है, यानी पंचायत चुनाव की जो है देख रेख कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत चुनाव की देख रेख करता है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या है साथियों, यानी 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा व्याख्या। अगला प्रश्न है साथियों, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था को क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन सी, यानी जिला परिषद कहा जाता है। ठीक है, जिला परिषद कहा जाता है। व्याख्या है दोस्तों इसका, जिला परिषद जिला स्तर की सर्वोच्च पंचायती इकाई होती है। ठीक है, यानी जिला स्तर पर ना जिला परिषद जो है सर्वोच्च पंचायती इकाई होती है। इसका कार्य जिले में विकास योजना, क्या क्या इसका कार्य होता है? जिले में विकास योजनाओं का समन्वय यानी इम्प्लीमेंट और कार्यान्वयन करना। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न साथियों, पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 243 से 243 क्लोज ओ तक। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था का जो वर्णन है तो अनुच्छेद 243 से दो यानी 243 ओ यानी क्लोज ओ तक जो है क्या है कि इसका वर्णन है। व्याख्या है साथियों, 73वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 क्लोज ओ तक पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान जोड़े गए, जिसमें संरचना, कार्य, निर्वाचन, आरक्षण आदि शामिल है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए संविधान में कौन सा आयोग निर्धारित है? ठीक है, यानी पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए संविधान में कौन सा आयोग निर्धारित है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राज्य वित्तीय आयोग। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राज्य वित्तीय आयोग जो है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए संविधान में आयोग निर्धारित किया है। कौन सा आयोग? राज्य वित्तीय आयोग। व्याख्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य को 5 वर्ष में एक बार राज्य वित्तीय आयोग गठित करना होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जो है राज्य वित्तीय आयोग जो गठन होता है, जो पंचायतों की यानी पंचायतों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों की अनुशासन करता है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? साथियों, ये भले इजी क्वेश्चन है बट हर एग्जाम यानी बीपीएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, सारे एग्जाम्स में इसी तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से हमने इस क्लास में इसी सीक्वेंस से आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, 12वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन साथियों बी, यानी सरपंच जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है यानी मुखिया होता है।
इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रमुख सरपंच कहलाता है, ठीक है। इसे ग्राम सभा के वोटर चुनते हैं, ठीक है। कौन चुनते हैं? जो ग्राम सभा के व्यक्ति है, जो वोटर है, उसे चुनते हैं वो। यानी सरपंच पंचायत के कार्यों की देख रेख करता है। पंचायत की जो कार्य है, जो काम काज है, कौन देख करते हैं? तो सरपंच करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, 13वां प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ब्लॉक स्तर की संस्था क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंचायती समिति, ठीक है। यानी पंचायत समिति कहलाता है, ठीक है। यानी पंचायती राज प्रणाली में ब्लॉक स्तर की संस्था को क्या कहलाती है? तो पंचायत समिति कहलाती है। इसका व्याख्या है दोस्तों, ब्लॉक या तहसील स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है। यह ग्राम पंचायतों का समन्वय करती है और मध्यवर्ती विकास योजनाओं को लागू करती है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों की योजना और विकास संबंधित शक्तियां किसके अधीन होते हैं? ठीक है, यानी संबंधित शक्तियां जो है किसके अधीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों राज्य सरकार, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, राज्य सरकार। अगला साथियों व्याख्या है, संविधान में, यानी संविधान में पंचायतों को योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी की शक्तियां राज्य सरकार के अधीन सौंपी गई है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची दी गई है जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है। कौन सी 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची दी गई है? ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान, यानी किस संविधान अनुसूची में पंचायतों के कार्यों की सूची दी गई है? साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी 11वीं अनुसूची में जो है, यानी पंचायतों के कार्यों की सूची दी गई है। इसका व्याख्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल में पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 कार्यों की सूची दी गई है, जैसे कृषि हो गया, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें आदि, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार न्यूनतम आयोजित करनी होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों 4 बार, ठीक है, 4 बार। इसका व्याख्या है, अधिकांश राज्यों में ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 4 बार आयोजित करना अनिवार्य है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 4 बार करना क्या है? अनिवार्य है, ताकि जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से, यानी प्रतिनिधियों से कार्यों का लेखा जोखा मांग सके। इसलिए 4 बार जो है आयोजित करना अनिवार्य है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभिक विचार किस समिति से, यानी किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, यानी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभिक विचार जो है किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था। इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या है साथियों, 1957 या 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल थे, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18वां प्रश्न है, पंचायतों को स्वशासन की संकल्पना किस समिति ने दी थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। LM सिंघवी समिति ने जो है दी थी, यानी पंचायतों को स्वशासन की संकल्पना किस समिति ने दी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए LM सिंघवी समिति ने दी थी। इसका व्याख्या है, LM सिंघवी समिति 1986 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी और इन्हें लोकतंत्र के संस्थान के रूप में मान्यता देने पर बल दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं तो उसके लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी आर्टिकल 243 क्लोज डी में। ठीक है, यानी 243 डी में दिया गया है अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की बात किसमें कही गई है? 243 डी में। इसका व्याख्या है मेरे दोस्तों कि अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज्य अधिनियम में पंच किसे कहा जाता है? ठीक है, पंच जो है किसे कहा जाता है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को जो है पंच कहा जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। व्याख्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ही पंच कहा जाता है। ये पंचायत की बैठक में निर्णय लेते हैं और योजनाओं को अनुमोदित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों 21वां कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? ये भी साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 ए में जो है ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ग्राम सभा की परिभाषा दी गई किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 243 ए में। इसका व्याख्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा की परिभाषा देता है और कहता है कि ग्राम सभा को अपने स्तर पर योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने का अधिकार है। ग्राम सभा सीधे जन भागीदारी का माध्यम है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायतों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, 5 वर्षों की होती है। यानी जो मेंबर्स बनते हैं या सरपंच बनते तो उसकी अवधि जो है ना 5 वर्ष की होती है। व्याख्या है दोस्तों, संविधान के अनुसार हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 243 ई यानी 243 ई समय पूरा होने से पहले नई पंचायत का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। यानी 5 साल पहले जो है साथियों, जब तक जैसे जैसे समय करीब होता जाएगा तो 5 साल पूरा होने से पहले जो है पंचायत के लिए इलेक्शन करवाना क्या है? ये अनिवार्य है। 243 ई में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 33वां यानी 23वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव में आयोग ठहराने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, यानी पंचायत चुनाव में आयोग ठहराने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? साथियों ऑप्शन ए यानी 243 एफ। ठीक है, 243 एफ, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्याख्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 एफ में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है। ठीक है साथियों, सपोज दैट कोई मुखिया बन गया या कोई सरपंच मेंबर बन गया, अगर वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उसकी सदस्यता साथियों अयोग्य ठहराया जा सकता है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 243 एफ में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या पंचायतों को कर वसूलने की शक्ति है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। क्या पंचायतों को कर वसूलने की शक्ति है? साथियों इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, हाँ, राज्य सरकार की अनुमति से। अगर राज्य सरकार अनुमति देती है पंचायत को कर वसूलने की तो साथियों पंचायत जो है कर वसूल कर सकती है। ठीक है, उनको ये शक्ति मिलेगी कब? जब राज्य सरकार अनुमति देगा या राज्य सरकारें अनुमति देगी तब जो है पंचायत जो है कर वसूल कर सकती है। व्याख्या है दोस्तों कि अनुच्छेद 243 एच के तहत
पंचायतों को राज्य सरकार की अनुमति से स्थानीय कर लगाने, है ना, वसूलने और खर्च करने का अधिकार देता है। ये उनके वित्तीय सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, स्थानीय कर लगाने, वसूलने और खर्च करने का अधिकार देता है, होता है किस आर्टिकल से? आर्टिकल 243H के तहत। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायित्व कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी, यानी राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायी जो है प्रदान करता है। इसका व्याख्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जी, यानी जी में स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को योजनाएं बनाने, कार्यान्वयन और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों के लिए शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान कर सकता है। ये जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 जी में स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, पंचायती न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 243 ओ। ठीक है, यानी 243, ठीक है, क्लोज ओ के तहत ये कहा गया है। ठीक है, अगला साथियों व्याख्या है, अनुच्छेद 243 ओ में पंचायत चुनाव को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाने की बात की गई है। ठीक है, और कहा गया है कि पंचायत चुनाव को केवल राज्य के समक्ष, यानी सक्षम, ठीक से, न्यायालयों में ही चुनौती दी जा सकती है। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसका व्याख्या है, अनुच्छेद 243 ओ में पंचायत चुनाव को न्यायिक, यानी न्यायिक हस्तक्षेप से बचाने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा 43, यानी 243 क्लोज ओ में। ठीक है, और कहा गया है कि पंचायत चुनावों को केवल राज्य के सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस समिति ने पंचायतों में द्विसदनीय, यानी द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? ठीक है, द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, तो साथियों ऑप्शन बी, यानी अशोक मेहता ने किया था। लेकिन अशोक मेहता की जो है ना सिफारिशें नहीं चली है, सिर्फ बलवंत राय समिति की चली है। ठीक है, इसका व्याख्या है दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1977 में त्रिस्तरीय प्रणाली की बजाय द्विस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली, यानी तालुका और जिला स्तर की सिफारिश की थी, परंतु इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक है, इसे जो है ना पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। किसको? अशोक मेहता समिति को। ठीक है, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली की बजाय द्विस्तरीय पंचायती राज जो है प्रणाली, यानी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। 28वां प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सबसे पहले लागू किया है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये भी जरूर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बिहार, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिहार। ठीक है, यानी बिहार राज्य ने पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सबसे पहले लागू किया। कौन सा राज्य है? बिहार। इसका व्याख्या है दोस्तों, बिहार वह पहला राज्य था जिसने वर्ष 2006 में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया। इसके बाद कई राज्य, यानी कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया है। ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों को कितनी बार वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साथियों, यानी 5 वर्षों में एक ही बार जो है आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, व्याख्या है दोस्तों इसका, यानी राज्य वित्त आयोग को प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार गठित किया जाना होता है। इसका उद्देश्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। ठीक है, नगर पालिकाओं और वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पंचायतों के गठन को कितने क्षेत्रों से छूट प्राप्त है? यानी पंचायतों के गठन को किन क्षेत्रों से छूट प्राप्त है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के लिए जो है ना, ये छूट है। इसका व्याख्या है दोस्तों अनुच्छेद 243 एम, ठीक है, अनुच्छेद 243 एम, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 243 एम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों को पंचायती राज्य व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट 1996 लागू होता है, ठीक है, कौन सा एक्ट? पेशा एक्ट 1996 जो है लागू होता है। अगला प्रश्न 31वां दोस्तों, पंचायती राज्य को मौलिक अधिकारों का दर्जा किसने नहीं दिया? ठीक है, यानी पंचायती राज्य को मौलिक अधिकारों का दर्जा किसने नहीं दिया है? तो साथियों ऑप्शन बी, यानी 73वें संविधान संशोधन ने नहीं दिया, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन ने नहीं दिया है। इसका व्याख्या भी दोस्तों, एक्सप्लेनेशन, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का दर्जा नहीं दिया गया। ये याद रखिएगा, पंचायती राज को तो संवैधानिक दर्जा मिला है लेकिन इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, ये राज्य नीति के निदेशक तत्वों में आता है, ठीक है, इसलिए इसे मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। और नीति निदेशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक अदालत की अवधारणा किससे जुड़ी है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। यानी भारत में लोक अदालत की अवधारणा किससे जुड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी ग्राम न्यायालय से, ठीक है, ग्राम न्यायालय से जो है लोक अदालत की अवधारणा जुड़ी है। इसका व्याख्या है दोस्तों, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, अधिनियम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, अधिनियम को जरूर याद रखिएगा। 2008 के तहत लोक अदालतों की तर्ज पर गांव में सुलभ न्याय प्रणाली लागू की गई है, ठीक है, कौन सी? सुलभ न्याय प्रणाली लागू की गई है। इससे न्याय में देरी और खर्चे दोनों कम होते हैं, ठीक है, इसीलिए लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य पंचायती राज को समय से पहले लागू करने में अग्रणी रहा? ठीक है, यानी कौन सा राज्य पंचायती राज को समय से पहले लागू करने में अग्रणी रहा? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? पश्चिम बंगाल, ये जरूर याद रखिएगा। इसका व्याख्या है, राजस्थान पहला राज्य था, ठीक है, राजस्थान जो है ना पहला राज्य था, लेकिन पश्चिम बंगाल ने इसे जल्दी और व्यवस्थित ढंग से अपनाया जिससे ये मॉडल राज्य बन गया, ठीक है, जिससे ये मॉडल राज्य बन गया। अगला प्रश्न है साथियों, पेशा अधिनियम यानी 1996 का उद्देश्य क्या है? ये पेशा एक्ट यानी अधिनियम जो है 1996 का जो है उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी, यानी आदिवासी स्वशासन, ठीक है, आदिवासी स्वशासन इसका जो ना उद्देश्य था। अगला प्रश्न साथियों व्याख्या है, पेशा एक्ट 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक आदिवासी ग्राम सभाओं को अधिकार देता है जिससे वे स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रख सके, ठीक है। अगला प्रश्न है 35वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की निरंतरता सुनिश्चित की गई है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साथियों, अनुच्छेद 243 में जो है क्या कहते हैं, पंचायतों की निरंतरता सुनिश्चित की गई है, ठीक है, अनुच्छेद 243 याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में पंचायतों की 5 वर्ष की अवधि सुनिश्चित की गई है और कहा गया है कि समय पर चुनाव अनिवार्य है। दोस्तों और साथियों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि आप क्लास में ही उलझ रहे और सब्सक्राइब ना कीजिए, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायतों को कितने प्रकार के कर लगाने की अनुमति है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हुआ था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी पंचायतों को कितने प्रकार के कर लगाने की अनुमति है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 से अधिक, यानी पंचायतों को जो है 3 से अधिक कर के यानी प्रकार के कर लगाने की अनुमति है। इसका व्याख्या है दोस्तों, पंचायत यानी पंचायत संपत्ति कर, ठीक है, जल कर और बाजार शुल्क जो है आदि कई प्रकार के स्थानीय कर लगा सकती है, ठीक है। स्थानीय कर जो है लगा सकती है राज्य सरकार की सहमति से, ठीक है। बिना राज्य सरकार की सहमति से जो है पंचायत ये कर वसूल नहीं कर सकती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाएं किस प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी स्थानीय स्वशासन की, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं है। व्याख्या है, पंचायत स्थानीय यानी पंचायत स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जो जनता को स्थानीय प्रशासन में भागीदारी की अधिकार देता है, ठीक है, यानी भागीदारी की अधिकार देती है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज्य प्रणाली में सबसे उच्च इकाई कौन सी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद जो है पंचायत राज्य प्रणाली में सबसे उच्च इकाई है। इसका व्याख्या है दोस्तों, जिला परिषद जिले की सर्वोच्च पंचायत इकाई है जो अन्य सभी पंचायतों के कार्यों का समन्वय करती है। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिला आरक्षण की शुरुआत किस संशोधन से हुई है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 73वां, यानी पंचायतों में महिला आरक्षण की शुरुआत जो है किस संशोधन से हुई है, तो 73वें संशोधन से हुई है। इसका व्याख्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पंचायतों में अनिवार्य किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायत सचिव कौन नियुक्त हो करता है, ठीक है, यानी पंचायत के जो सचिव होते हैं तो पंचायत सचिव कौन नियुक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार करती है नियुक्ति। व्याख्या है दोस्तों कि पंचायत सचिव यानी पंचायत सचिव एक सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। पंचायत सचिव जो है एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती, कौन करती नियुक्त, राज्य सरकार नियुक्त करती है। ये पंचायत के प्रशासनिक कार्य संभालता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत चुनाव की न्यायिक समीक्षा कहाँ होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी पंचायत चुनाव की न्यायिक समीक्षा जो है वो उच्च न्यायालय में होती है। व्याख्या है इसका कि अनुच्छेद 243 क्लोज ओ के अनुसार पंचायत चुनाव को केवल, ठीक है, जरूर याद रखिएगा ये वाला लाइन, ठीक है, केवल उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, अन्य यानी अन्यत्र नहीं, यानी इसके अलावा और किसी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें कौन लागू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्यपाल, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी राज्यपाल, यानी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें कौन लागू करता है, तो राज्य के राज्यपाल लागू करता है। इसका व्याख्या है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विधानसभा में प्रस्तुत करता है और लागू करता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए धन का प्रमुख स्रोत क्या है। पंचायतों के लिए धन का जो है मुख्य क्या है, जरिया कौन सा है सरकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार जो है धन का प्रमुख स्रोत है। इसका व्याख्या है दोस्तों, राज्य सरकार पंचायतों को कर यानी कर राजस्व, अनुदान और योजनागत सहायता के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्राम न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन साथियों सी, यानी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ये जरूर याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत प्रत्येक 5000 से 7000 जनसंख्या पर ग्राम अदालत स्थापित करने की
व्यवस्था दी गई है, यानी व्यवस्था की गई है या दी गई है, ये जरूर याद रखिएगा। किस अधिनियम में? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? साथ ही उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 29 विषय है। ठीक है। व्याख्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे जाने वाले 29 विषयों की सूची है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल है, यानी बहुत सारे शामिल है। 29 कुल मिला के 29 है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कितने समय में संपन्न होने चाहिए जब अवधि समाप्त हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन ए 3 माह। ठीक है, 3 माह में जो है क्या कहते हैं कि चुनाव संपन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने पर 3 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। अगर मान कर चलो साथियों 5 साल हो गया तो 3 महीने के अंतराल में जो है ना चुनाव करवाना क्या है? अनिवार्य है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 243A में कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी छोटे मोटे विवाद निपटाना। ठीक है, इसका काम है छोटे मोटे विवाद को निपटाना। इसका व्याख्या है कि न्याय पंचायतें ग्राम स्तर पर छोटे मुकदमों और झगड़ों का निपटारा करती है, जिससे न्याय त्वरित यानी जल्दी और सस्ता होता है। अगला प्रश्न साथियों, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन चुनते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, यानी ग्राम सभा के मतदाता जो है ग्राम पंचायत के सदस्य चुनते हैं। साथियों 49 यानी व्याख्या है कि ग्राम पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से ग्राम सभा के मतदाता चुनते हैं। ये सदस्य ही सरपंच का चयन करते हैं। कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष सरपंच चुनाव होता है। ठीक है, कुछ राज्य में जो है ना डायरेक्ट सरपंच का चुनाव होते हैं, और कुछ राज्य में जो है क्या कहते हैं कि सदस्य ही सरपंच का चयन करते यानी चुनते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। साथियों 49वां प्रश्न है, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? पंचायत समिति जो है किस स्तर पर कार्य करती काम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ब्लॉक खंड स्तर पर। ठीक है, पंचायत समिति जो है ब्लॉक एवं खंड स्तर पर जो है कार्य करती है। व्याख्या है दोस्तों कि पंचायत समिति ब्लॉक या खंड स्तर की मध्यवर्ती इकाई है जो ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन और समन्वय करती है। साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जो स्टूडेंट कमज़ोर है साथियों, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, उसे कम से कम हमारे वीडियो देख के ये फ़ायदा हासिल हो और अपने एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्लियर कर ले। साथियों 50वां प्रश्न है, जिला परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जिला परिषद के प्रमुख को साथियों अध्यक्ष कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, अध्यक्ष कहा जाता है। इसका व्याख्या है दोस्तों, जिला परिषद का प्रमुख जो है अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, यह सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है और जिले के विकास कार्यक्रमों की देखभाल यानी देखरेख और देखभाल करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए हमारे क्लास का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, आप वहां जाकर के टेलीग्राम में जाकर के दोस्तों फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त जो है साथियों कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप की सपनाओं को साकार करते रहिए। फिर मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।